अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमने लास्ट क्लास में कवर किया था प्रोफेशनल कैपिटलिज्म के केसेस को, याद आ रहा है? और सर हमने कितने केसेस कवर कर लिए थे? 5 केसेस हमने कवर किए थे, याद आ रहा है मेरे बच्चों? अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जिसमें हमने डिस्कस किया था कि इसकी डिक्शनरी मीनिंग है शक शुबा करना। 3 तरीके से हम सर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को ऑब्जर्व करते हैं। नंबर 1, क्वेश्चनिंग माइंड रख के, ठीक है जी, हम हर एक चीज को क्वेश्चन करते हैं, हम कोई चीज अज्यूम नहीं करते। फिर हमने कहा था कि जनाब हमने वो सिग्नल्स हमने पकड़ने, अलर्ट रहना है जो हमें इंडिकेट करेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट शायद मटेरियल मिसस्टेटेड है, ठीक है जी। तीसरी चीज हमने पढ़ी थी कि आपने तमाम ऑडिट एविडेंस को क्या करना है, कोरोबोरेट करना है। सर कोरोबोरेट करने से क्या होगा, एक ही ऑडिट एविडेंस जब मल्टीपल सोर्सेज से आपको मिलेगा तो आप चेक करोगे कि जितने भी ऑडिट एविडेंस हमें मिले हैं क्या वो एक ही कंक्लूजन पे हमें पहुंचा रहे हैं या नहीं, ठीक है जी। अच्छा सर, हमने प्रोफेशनल स्केप्टिज्म के केसेस पढ़ना शुरू किए थे। इन सिचुएशन में आपको अलर्ट रहना है, ठीक है जी। ये सिचुएशन जब भी आप ऑब्जर्व करोगे, जब वो एग्जामिनर कहता है ना, या स्टैंडर्ड कहता है कि आपको क्रिटिकली सॉरी आपको जो है वो अलर्ट रहना है सर उन सिग्नल्स के लिए जो आपको पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट्स बता सकती है। ये वो सिचुएशंस हैं जिसमें आपको सुपर अलर्ट रहना है। सर हमने इसमें डिस्कस किया था, नंबर 1, इंटेंडेड सेल्स ऑफ शेयर्स। उसमें हमने सबसे पहले बात ये डिस्कस की थी कि एक कंपनी के शेयर्स शेयर होल्डर्स के पास होते हैं, लेकिन सर कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो क्लोजली हेल्ड होती है। ये क्या होता है क्लोजली हेल्ड? यानी जिनके शेयर होल्डर्स कम होते हैं, ठीक है जी। और मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स अक्सर और बेशतर कौन होते हैं? डायरेक्टर्स होते हैं। कौन होते हैं जनाब? डायरेक्टर्स होते हैं। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। बोर्ड में देखिएगा दोस्त। सर बाज़ औक़ात एक कंपनी के 6-7 डायरेक्टर्स हैं, 50-60% शेयर्स डायरेक्टर्स के पास ही होते हैं, ठीक है जी। किसके पास होते हैं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब डायरेक्टर्स के पास शेयर्स हैं तो इसमें क्या रिस्क है, इसमें क्या ऐसी चीज है जो ऑडिटर को अलर्ट रहना है? तो हैं भाई, शेयर्स डायरेक्टर के पास नहीं होंगे तो उनके पड़ोसियों के पास होंगे, डायरेक्टर के पास ही होंगे ना जी। नुकसान क्या, मसला क्या है? कोई मसला नहीं, डायरेक्टर्स के पास शेयर्स होने चाहिए। कोई डायरेक्टर शेयर होल्डर बने बगैर बन ही नहीं सकता। मसला क्या है सर, जब वो ये डिसाइड करते हैं कि उन्होंने अपने शेयर्स बेचने हैं पब्लिक को, फिर वहां आता है मसला। क्या मसला आता है सर? जब मुझे एक बात पता है कि मेरे पास जो शेयर्स हैं एआरटीटी के, मैंने थोड़े टाइम बाद बेचने हैं, किसी और को शेयर होल्डर बनाना है, मैं एग्जिट कर जाऊंगा, तो सर मैं क्या करूंगा, आज से लेके उस दिन तक जिस दिन तक ये शेयर बिकने हैं, पूरी कोशिश करूंगा कि एआरटीटी का प्रॉफिट मैक्सिमम रहे, एआरटीटी की एक अच्छी कॉर्पोरेट इमेज बनी रहे। इससे फायदा क्या होगा सर? इस शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, तो जिसको बेचूंगा वो बंदा अच्छे दाम दे के जाएगा, ऐसा। तो मुझे एक बात बताओ, जब आपको ये बात पता है कि सर इस दफा डायरेक्टर्स ने शेयर बेचने हैं, ये डिस्क्लोज करना होता है डायरेक्टर्स ने कि हमने अपने शेयर्स बेचने एक सर्टेन पीरियड के बाद, ठीक है जी। अब बताओ सर, जब वो डिस्क्लोज करेगा तो हमें अलर्ट हो जाना है क्या यार? अब ये ना हो कि कोई 2 नंबरी हो। किस चीज के लिए? मैं आपको बताऊं 2 नंबरी कहां कहां होती है। जब ऐसा सिनेरियो आता है ना, 2-3 ऐसी जगह जहां आपको मतलब आंखें खोल के काम करना होता है। नंबर 1, ये वो बता रहा हूं जो सर आप किसी सवाल में देख सकते हो, मतलब आपको कोई सवाल आया उसके अंदर इस तरह की कंडीशन आ सकती है। नंबर 1 सर, नंबर 1 ये है कि सर एक्सपेंसेस को डेफर करना। जैसे कोई रिपेयर एक्सपेंस है, क्या करते हैं उसको कैपिटलाइज कर देते हैं। इससे क्या होता है, आगे चली जाती है चीज, ठीक है जी। रेवेन्यू को अर्ली बुक करना, जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन की बेसिस पे आप रेवेन्यू बुक करते हो। आपने स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या कर दी, बढ़ा दी, 2 नंबरी से क्या किया, रेवेन्यू जल्दी बुक कर दिया, रेवेन्यू जल्दी बुक कर दिया, प्रॉफिट जल्दी बुक कर दिया, आपका कंपनी का प्रॉफिट ऊपर चला गया। और क्या हो सकता है सर? जो पोटेंशियल प्रोविजंस हैं उनको डिले करना, उनको अवॉइड करना, नहीं बुक करना, ठीक है जी। जैसे रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, आपने उसके प्रोविजन को क्या कर दिया, डिले कर दिया, लेट कर दिया। तो सर प्रोविजंस लेट करना, रेवेन्यू को अर्ली बुक करना, ये इस तरह के सिनेरियोस क्रिएट होते। क्यों? क्योंकि यार जो बंदा डायरेक्टर है वो कंपनी के हर एक एस्पेक्ट के बारे में जानता है। जब आपको ये बात पता चले, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है कि जब ये पता होता है ऑडिटर को कि इस दफा डायरेक्टर्स ने शेयर्स बेचने हैं अपने, किसी बड़े डायरेक्टर ने एक रीजनेबल नंबर ऑफ शेयर्स बेचने हैं, आपको मैं वाकई बता रहा हूं कि सर शेयर जो ऑडिटर है वो सुपर अलर्ट होकर काम कर रहा होता, ठीक है जी। क्योंकि इस चीज को रेगुलेटर कर रहा होता है, ठीक है जी। और अगर अब नॉर्मल प्रॉफिट आ गया इस साल,
जिस साल उन्होंने शेयर्स बेचे, रेगुलेटर पहले आएगा, बैठेगा वो, SEC भी आ जाएगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि आखिर क्या हुआ भाई, जिस साल शेयर बेचने तो उसी साल प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है जी। अच्छा ये याद रखना सर। दूसरी चीज होती है जो टेक्निकल टर्म मैं आपके सामने यूज कर रहा हूं, वो है कुकी जार। ये क्या होता है सर? कुकीज देखिए ना, जो खाते हैं, एक जार होता है जिसमें हम उसको रखते हैं। कुकी जार है क्या सर? ये कॉन्सेप्ट है। कुकी जार ये है कि जनाब, कुकीज को जार में क्यों रखते हैं? सड़े ना, जब दिल करेगा निकाल के खा लेंगे, हैं? ऐसे ही है ना, खराब नहीं होंगे वो, लंबे टाइम तक चलेंगे। सर लोग ना फेक प्रोविजंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोविजंस फॉर वारंटी। हमें लगता है कि हमारी 10% सेल्स वापस आ जाएगी, प्रोविजन बना दी। प्रोविजन फॉर गारंटी, ठीक है जी। प्रोविजन फॉर लीगल केसेस, हमें लग रहा है कि हम हार जाएंगे, प्रोविजन बन गए। इससे क्या होता है? लॉस बुक हो जाता है। अब वो प्रोविजन हमारी बैलेंस शीट पे पड़े होते हैं। प्रोविजन को रिवर्स करने से क्या होता है? इनकम बढ़ती है। जैसे जिस साल हमें प्रॉफिट चाहिए होता है ना, हम उस साल सिचुएशन ऐसी क्रिएट करते हैं कि इन प्रोविजंस को रिवर्स कर दें। ये प्रोविजंस कैरी की जाती है साथ में। ये प्रोविजंस क्या कहलाती है? कुकी जार्स। ठीक है, ये कुकी जार है पूरा। जब आपको यूज करना है, क्या करें? एक प्रोविजन रिवर्स कर दें, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एबनॉर्मल बोनसेस बुक करना। कंपनी बोनस का प्रोविजन कब बनाती? बोनस का मतलब है तुम लोग एम्प्लॉइज हो मेरे, मैंने तुम लोगों से वादा किया मैं तमाम लोगों को 1-1 लाख रुपए का बोनस दूंगा साल के एंड पे। तो बताओ ये साल के एंड पे जो मैं तुम्हें बोनस दूंगा, इसकी अकाउंटिंग कब से शुरू करूं? अभी से या साल के एंड पे जाके बुक करूं? अच्छा क्यों दूंगा मैं आपको बोनस? क्योंकि आप मेरे लिए पूरा साल काम करोगे। तो पूरा साल काम करोगे तो इस एक्सपेंस को पूरे साल बुक होना चाहिए या साल के एंड में? पूरे साल बुक होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके आप बुक करें इसको, ऐसा। तो मुझे एक बात बताएं, मैंने बोनस बुक किया सबको लाख लाख रुपए देने का, प्रोविजन बना दिया मैंने कि मैंने सबको लाख लाख रुपए का बोनस देना है। अगला साल स्टार्ट हुआ, मैंने कहा मैं आपको बोनस दे रहा हूं सिर्फ 20-20 हजार का। आप का यार लाख लाख का वादा किया था, मैंने कहा थोड़े टाइम बाद दूंगा। अब बताओ मैंने आपको बोनस दे दिया, जो बाकी पैसे बचे वो प्रोविजन रखा हुआ है, उसको कब पैसे देने? मैंने आपको देना ही नहीं है, आगे दूंगा ही नहीं। और उसको रिवर्स कब करूंगा? जब मुझे प्रॉफिट चाहिए होगा मैं रिवर्स कर दूंगा। ठीक है जी। आपको आसरा दे दूंगा, टेंशन नहीं लो, पैसे दूंगा आपको, किसी पॉइंट पे जाके दे दूंगा, जिस दिन दूंगा उस दिन एक्सपेंस बुक कर लूंगा, लेकिन इस कुकी जार को क्या करूंगा? कैरी करूंगा। तो सर आप जब किसी कंपनी की जाके बैलेंस शीट देखें, आपको एबनॉर्मल प्रोविजंस नजर आए, समझ जाओगे ये बंदा क्या कर रहा है। ये प्रॉफिट कॉर्नर करके बैठा हुआ है, जिस दिन इसको प्रॉफिट चाहिए होगा ये क्या करेगा? उसको रिलीज करेगा। अब बताएं ये आमतौर पे कब देखे जाते हैं? सर जब डायरेक्टर शेयर बेच रहे होते हैं ना, तो इस तरह की चीजें आपको नजर आना शुरू होती हैं। हमें क्या करना है ऐसे केसेस में? सुपर अलर्ट रहना है सर। आप डायरेक्टर्स को छोड़ो, नीचे मैनेजमेंट पे आओ। सेल्स डिपार्टमेंट का हेड, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड, इन्होंने क्या करना है? इनको आपने टारगेट दे दिया कि आपको बोनस मिलेगा अगर कंपनी का सेल्स बढ़ जाए, कंपनी की कॉस्ट कम हो जाए, कंपनी के मार्केटिंग एक्सपेंसेस कम रहे, कंपनी के एडमिन एक्सपेंसेस कम रहे, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाए। तो मुझे बताओ जब आप किसी मैनेजमेंट के बंदे का बोनस लिंक करते हो किससे? पीएनएल के किसी फिगर से, प्रॉफिट एंड लॉस की किसी फिगर से, तो बताओ वो बंदा पूरा जोर लगा के क्या करेगा? अब सुने सर, सुने, एक बड़ा मशहूर वाकया है, आपको शायद याद हो या नहीं हो, तो आप इसको जरूर इस पे रिसर्च कीजिएगा और सुनना। एक बड़ी जबरदस्त कंपनी हुआ करती थी, अभी बहुत कम हो गई हो, याहू, एक है गूगल, ऐसा। इन दो कंपनीज ने एक बड़ा जबरदस्त काम किया एक दफा। इन दोनों कंपनीज ने, याहू ने अपने एड्स उठाए गूगल पे डाल दिए और गूगल से चार्ज किए 10,000 रुपए। मिसाल दे रहा हूं, कितने चार्ज किए? याहू ने रेवेन्यू कितना बुक किया, गूगल ने एक्सपेंस कितना बुक किया? 10,000, ऐसा। गूगल ने अपना ऐड उठा के याहू की पेजेस पर डाल दिए, इसने भी 10,000 चार्ज किए। आप बताओ सर, दोनों के प्रॉफिट में कितना इजाफा हुआ? लेकिन दोनों का रेवेन्यू जरूर बढ़ गया। दोनों का रेवेन्यू भी बढ़ा, दोनों के एक्सपेंसेस भी बढ़े। इसमें से दोनों के जो बॉसेस थे उन्होंने बोनस को लिंक किया हुआ था किससे? सेल से। किससे? रेवेन्यू से। तो बताओ दोनों कंपनीज के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स थे उनके बोनस बढ़ गए। सर ये चक्कर चलता रहा चलता रहा चलता रहा, एक पॉइंट ऐसा आया कि आईएसबी को इसके ऊपर स्टैंडर्ड बनाना पड़ गया। आईएसबी ने इस पे स्टैंडर्ड बना दिया, ट्रांजैक्शंस एट लैक कमर्शियल सब्सटेंस, ट्रांजैक्शंस एट
लैक्स कमर्शियल सर्विस। उन्होंने कहा ये क्या बगैरती है भाई, तुम इसकी वेबसाइट पे जाके ऐड डाल देते हो, वो तुम्हारी वेबसाइट पे जाके ऐड डालता है, ठीक है, काम कुछ हो नहीं रहा, हजारों डॉलर्स जो है वो उसका रेवेन्यू दिखा रहे हो। उन्होंने कहा भाई हमारा प्रॉफिट तो चेंज नहीं हो रहा ना, वो प्रॉफिट नहीं चेंज हो रहा, लेकिन 2 नंबरी हो रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, बोनस बढ़ रहे हैं। तो सर मुझे एक बात बताएं, जब मैनेजमेंट का बोनस लिंक्ड हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की किसी फिगर के साथ, तो बीइंग एन ऑडिटर आपको क्या हो जाना है, सुपर अलर्ट हो जाना है। फिर आपने सर कोई चीज जाने नहीं देनी है इस तरीके से, और इस तरह ख्याल रखना है आपने। अच्छा एक चीज देखो दिमाग में रखो, बाज़ औक़ात कुछ जगहों पे ना ये वैलिड रीजन भी होता है, जैसे कि एंग्रो है, एंग्रो बहुत सारी जो छोटी दूध प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज हैं, इनको पंजाब में दूध देता है, ठीक है जी, और सिंध में इनसे दूध ले लेता है। उन्होंने कहा हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी काफी सारी, आप एक काम करें पंजाब में हमसे दूध ले लिया करें, और सिंध में हम क्या करेंगे, आपसे दूध ले लेंगे। तो एंग्रो की फैक्ट्रीज हर बड़े सूबे में लगी हुई है। तो एंग्रो जो है वो ट्रांसपोर्टेशन को अवॉइड करने के लिए क्या करता है, जो बाकी की उसके कंपेटिटर्स कंपनीज हैं उनको एक ऑफर दे देता है कि भाई आप एक काम करो, दूध पे आप 2% का मार्जिन रख के हमें दे दो, हम आपको जो है ना वहां दे देंगे। इससे क्या होगा, अच्छा ये एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, ये एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, होनी भी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे एक रैशनल है, एक बिजनेस सेंस है। क्या मैं कह सकता हूं दिस ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सेंस, नहीं सर, दिस ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सेंस, इसको मना नहीं करोगे। क्या ये याहू और गूगल वाली ट्रांजैक्शन कमर्शियल सेंस रखती है, नहीं। तो आपने बेटा ख्याल रखना है इस चीज का, जब आप ऑडिट करने जाओगे। कुकी जार जब डिस्कवर हो जाए तो क्या करते हैं, रिवर्स करवाते हैं, प्रोविजन रिवर्स करवाते हैं जी। नहीं बिल्कुल दिखाएंगे ना, एक जगह रेवेन्यू बढ़ रहा होगा, एक्सपेंस भी बढ़ रहा होगा। गलत है ना, ये 2 नंबरी है ना, कैश तो ट्रांजैक्शन, कैश तो वो ही नहीं हुआ ना, एक्सचेंज ही नहीं हुआ। एक ने कहा भाई तुमसे 10,000 लेने, तुम्हें 10,000 देने, तो हम तुम्हें क्या दें, बस खुश रहते हैं, रेवेन्यू बढ़ाते जाते हैं अपनी बुक्स में, हैं, बेईमानी है कि नहीं। आखिरी टाइम पे आके आपने अपनी रिलेटेड पार्टी को सेल्स कर दी मिलियंस ऑफ रुपीस की, बोनस खा लिया, अगले साल सेल रिटर्न होगी, ठीक है ना। तो ये बेईमानी नहीं होनी चाहिए ना। अब एक बात बताएं, इनकंसिस्टेंट एविडेंस, देखो बेटा मैं फिर एक चीज बता दूं, एक चीज को तुम्हें 10-10 एग्जांपल दूंगा, लेकिन ये पेपर में याद रखनी है, ठीक है ना। अगर आपकी मेमोरी इतनी जबरदस्त है कि आप सिर्फ सुन के चीजों को याद रखते हो, तो मैं आपको सलाम पेश करता हूं, अदरवाइज लिखना प्रेफर करो, ठीक है। अच्छा जी, इनकंसिस्टेंट, अच्छा अभी तुम लोग के पास तो खैर वो भी एक है ना, ऑनलाइन तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई होती है, वो भी तुम देख सकते हो। खैर क्या बोलूं मैं, जो मर्जी तुम लोग ही करो। डायरेक्टर भी तो कुकी जार रिवर्स ही करते हैं, हाँ करते हैं, गलत करते हैं ना, कुकी जार अपने वक्त पे आगे रिवर्स करते हैं। हमने क्या करना है, जाते ही डब्बा तोड़ देना है इनका, ठीक है ना, कि ये तुम क्या कैरी कर रहे हो यार, है। एक किताब है अकाउंटिंग शेनानिगन्स के नाम से, अकाउंटिंग शेनानिगन्स, ठीक है जी। किताब पढ़ना कभी, कोई 250 पेजेस की बुक है, लेकिन एक फॉरेंसिक ऑडिटर ने लिखी है जो फॉरेंसिक असाइनमेंट्स पे काम करता है, बहुत अच्छी किताब है। इसमें लिखे हुए किस तरीके से फ्रॉड्स होते हैं, ऐसे फ्रॉड जो विद इन लीगल बाउंड्री आपको बड़े नॉर्मल नजर आ रहे हो कि ये तो अलाउड है, और वो होता फ्रॉड है, ठीक है ना। कभी तुम लोग के पास वक्त तो मसरूफियात से अलग निकाल के, तो ये वाली किताबें भी पढ़ा करो, ठीक है ना। जो वो न्यूज फीड्स पढ़ रहे होते हो ना, ठीक है ना, उससे बेहतर ये पढ़ लिया करो, ऐसा है कि नहीं। किसी का एक डायलॉग आपको पसंद आता है, आप उसके प्रोफाइल में घुस जाते हो, मैं देखता हूँ ना यहाँ लड़के लेके बैठे हैं, घुस गया अंदर, 1500 तस्वीरें उसकी देख रहा है। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ऑनेस्टली, मैं भी उस दिन एक हमारे टीए के साथ बैठा, तो मुझे नींद आ रही थी, मैं यूं मोबाइल रख के बैठा हुआ, मैं बराबर में सो रहा हूँ, शीशा भी पी रहा हूँ, गुस्सा एक के प्रोफाइल में गुस्से जा रहा है, गुस्से जा रहा है। मैंने कहा क्या कर रहा है, क्या उसका मतलब घर जाके देखेगा, क्या देखेगा, छोड़ दे भाई, काम का नहीं। अकाउंटिंग शेनानिगन्स, सी स्टार के पोस्ट पढ़ रहे होते हैं। चलो जी, देखो इनकंसिस्टेंट एविडेंस क्या है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि आपने डेटर को एक लेटर लिखा कि आपसे लाख रुपए रिसीवेबल है, डेटर ने कहा नहीं मैंने तो 80,000 देने,
हम मैनेजमेंट के पास गए, हमने कहा बड़े वगैरह तो तुम यार झूठ बोल रहे हो, वो तो कह रहे 80,000 देने, तुम लाख रुपए लिख के बैठे हो। उसने कहा नहीं, हमारे हिसाब से लाख ही बनते हैं। वो बंदा गलत कह रहा है। सामने उस बंदे को फोन किया, हमने कहा भाई ये लाख ही बनते हैं। उसने कहा नहीं सर, मैंने अभी अभी एक चेक इशू किया है, वो आपको मिलने में 2-3 दिन लगेंगे। तो जब मैंने चेक इशू किया था, मेरी बुक्स में पेबल क्या हो गया, कम हो गया, आपकी बुक्स में अभी तक रिसीवेबल कम। तो देखो इनकंसिस्टेंट एविडेंस अगर मिल रहा है ना, तो स्टैंडर्ड कहता है भाई या तो वो मिस स्टेटमेंट है, झूठ बोला गया है, या वो क्या है, टाइमिंग डिफरेंस है। आप ये चेक करो कि टाइमिंग डिफरेंस है तो कोई मसले वाली बात नहीं। लेकिन अगर इनकंसिस्टेंसी मिस स्टेटमेंट है तो फिर प्रॉब्लम है, फिर इशू है। ठीक है जी, और इशू है तो फिर आपने प्रोफेशनली सुपर स्केप्टिकल रहना। क्योंकि देखो एक चीज याद रखना, अब जैसे जैसे हम ऑडिट आगे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जब भी ऑडिटर अपॉइंट होता है ना, ऑडिटर सबसे पहला काम पता है क्या करता है, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी इवेल्युएट करता है। क्या मैनेजमेंट ऐसी है कि हम इसके साथ काम कर सकें, ऑडिट कर सकें। अगर मैं किसी कंपनी में जा रहा हूं जिसका नाम है अयान अली एंड कंपनी, ठीक है जी, और उसमें डायरेक्टर्स भी जो है वो माशाल्लाह और सुभान अल्लाह है, तो मैं उसका ऑडिट कभी भी नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि सर आप जब लोहार के साथ बैठते हो तो सुराख आपके कपड़ों में भी होते हैं, ऐसा तो मैं तो कभी प्रेफर नहीं करूं, ऐसे ही ना। तो सर ऑर्डर को एक कहा जाता है कि मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डे 1 पे वैल्यूएट करो। आप ऑडिट करने गए, आपको मैनेजमेंट ने एक स्टेटमेंट दिया, एविडेंस उसके अगेंस्ट निकल आया, आप क्या करते हो? आप जाके खाली कहते हो कि हाँ यार छोटा सा झूठ ही तो बोला था सर, या आप ये कहते हो कि यहां झूठ बोल रहा है तो पता नहीं कितनी जगह इसने स्टेटमेंट दी है सब झूठ ना हो, ऐसा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपको एक इनकंसिस्टेंट एविडेंस मिला तो दिस में इंडिकेट अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है जी, यहां आप मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी रीवैल्यूएट करेंगे। अब बताएं सर, अगर मुझे इनकंसिस्टेंट एविडेंस मिला, ये छोटी सी बात है? नहीं सर, छोटी सी बात नहीं है। हमने क्या करना है, प्रोफेशनली स्केप्टिकल रहना है सर। फिर एक बात बताएं सर, गोइंग कंसर्न इश्यूज, ये मैं पूछूंगा थोड़ी देर में। गोइंग कंसर्न इश्यूज, एक बात बताएं, आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट शुरू करते हो ना, अच्छे तरीके से सुनना, हम जाके डायरेक्ट ऑडिट शुरू नहीं करते। हम पहले निकालते हैं, पहले अंडरस्टैंड करते हैं पूरी एंटिटी को, फिर हम अंडरस्टैंडिंग के बाद ना रेशोज निकालते हैं छोटे मोटे, ताकि हमें ये पता चल जाए प्रॉब्लमिस्टिक एरिया कौन से। वो रेशियो निकालते हैं, हमें पता चला कि कंपनी का तो बेड़ा गर्क हुआ है, कंपनी के तो प्रॉफिट्स ऑफिट्स का सत्यानाश, करंट रेशियो आउट है, डेट इक्विटी रेशियो आउट है। ठीक है जी, जो बैंकों ने इन पे कंडीशंस लगाई हुई थी सब रीच कर दिए इन्होंने। हमें क्या करना चाहिए, फिर ऑडिट शुरू कर देना चाहिए। सर हमें ऑडिट फिर शुरू करना चाहिए, लेकिन इस व्यू से करना चाहिए कि इन्होंने इस चीज को कवर करने के लिए बहुत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हरकतें की होंगी। ठीक है जी, तो याद रखना सर, जब आपको गोइंग कंसर्न इश्यूज नजर आए, ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, सुपर स्केप्टिकल हो जाना है सर, अलर्ट रहना है फिर, ऐसा। अब बताओ सर, डायरेक्टर्स शेयर बेचें, आपने जो है वो अपनी प्रोफेशनल स्केप्टिज्म को ऑप्टिमम रखना है। नंबर 2, ये सिचुएशंस आपके ना जहन में यहाँ होनी चाहिए। सर मैनेजमेंट का वो आपसे पूछेगा, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म को एक्सप्लेन करें और इसकी 4-5 सिचुएशंस बताएं जहां ऑर्डर को प्रोफेशनली ज्यादा स्केप्टिकल रहना है। इंटेंडेड सेल ऑफ शेयर्स बाय डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट का बोनस लिंक्ड है किसके साथ, पीएनएल के किसी एक फिगर के साथ या बॉटम लाइन के साथ। तीसरा सर हमारे पास इनकंसिस्टेंट एविडेंस आ जाए। नंबर 4, गोइंग कंसर्न इश्यूज आ जाए, हमें लगेगा कि भाई ये कंपनी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी पब्लिक इमेज रिस्टोर करने के लिए क्या करेगी, कुछ भी करेगी, ऐसा। एक पॉइंट आया एआरटीडी पे, एआरटीडी के 6-7 टीचर्स ना चले गए छोड़ के, लोगों ने कहा गया एआरटीडी। वो एक बिल्ली की तस्वीर बनाई, वो कभी यहाँ भाग रहा है, बजा रहा है, वो बजा रहा है, वो बजा रहा है, कह रहा है अहमद रजा इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ये देखो यार गिरा इंस्टीट्यूट, गिरा। नहीं गिरा, अल्लाह ने बचा लिया। लेकिन उस पॉइंट इन टाइम पे हम पब्लिक को क्या बता रहे थे, वी आर हियर यार, नो वरीज, हम खड़े हम खड़े हम खड़े। लेकिन मैं ऑनेस्टली एक बात बता रहा हूं कि एक बच्चा बाहर देख रहा होगा कि यार क्या चल क्या रहा है भाई, ये तो गए। अच्छा, बच्चों को नहीं पता कि जो गए वो वैसे ही गए गुजरे। ठीक है जी, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, कोई फर्क हमें नहीं पड़ा, हमें इनफेक्ट फायदा हो गया, इनएफिशिएंसीज खत्म हो गई। ठीक है जी, और बाजों का जो है वो, उस वक्त मुझे एक बात बताओ, एक बच्चा है वो सोच रहा है एआरटीटी गया, उस वक्त हमने क्या किया, दबा के वीडियोस डाली, खड़े हो गए, अहमद साहब को ले आए, ताकि हमें पता था कि अहमद साहब जो आए हैं वो 2 बैचेस पढ़ाएंगे, उसके बाद हमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे देंगे। ठीक है,
लेकिन मुझे बताओ उस वक्त अपनी इमेज बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर रहे थे? हर मुमकिन कोशिश। ऐसा दो बाद में अल्लाह ताला ने हमें बहुत हेल्प किया, हमने मेंटेन किया, निकाल दिया वो फेज, आज हम फिर वहीं पे खड़े हैं। लेकिन एक पॉइंट पे आके मसले होते हैं और हम क्या करते हैं, फिर अपनी इमेज को बेहतर बनाने के लिए हर पॉसिबल काम करते हैं। ऐसा दो तीन दोस्त नाराज हो गए, एक दोस्त की मैंने तस्वीर लगा दी कि हमारे साथ पढ़ाएंगे, ठीक है जी, बाद में बच्चों ने आके कहा पूरा आप नहीं पढ़ाओगे तो हम कहीं और जाके पढ़ लेंगे। हॉस्टल के अंदर मैंने एसीसी के एक बड़े टीचर की तस्वीर डाल दी थी, फिर हमने उनसे माफी की कि यार मैं खुद ही पढ़ा लूंगा, वो नाराज हो गए। तो मुझे बताओ अपनी इमेज बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर रहे थे, हर मुमकिन कोशिश। तो सर जब कंपनी का इमेज खराब होता है ना, कि उसकी एक मशीन बिक गई, एक प्लांट बिक गया, एक प्लांट पे छापा लग गया, गवर्नमेंट ने बंद करा दिया, तो उसको गोइंग कंसर्न इश्यूज हो सकते हैं। वे आइंदा आने वाले दिनों में इनके मामला सही, अब बताओ वो क्या करेगा? सर वो नाम नहीं लो किसी का भी यार जी, तो वो क्या करेगा, पूरा जोर मारेगा कि पब्लिक में हमारा इमेज क्या रहा है। इसके लिए सर वो गलत रिपोर्टिंग भी करेगा, इसके लिए वो फ्रॉड्स भी कर सकता है। तो आपने क्या रहना है, होशियार रहना है। एक पास पेपर का क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। एग्जामिनर ने पूछा कि आप एक कंपनी के ऑडिट पे गए, पता चला कि इस साल 2 सीएफओज रिप्लेस हुए। क्या हुए? 2 सीएफओज रिप्लेस हुए, 2 सीएफओज रिप्लेस हुए। और जनरल क्वेश्चन है, बताएं कि और कंपनी का प्रॉफिट जो है ना वो पिछले साल के मुकाबले में 25% रिपोर्ट हुआ है। तो बताओ वहां लिखना क्या था? वहां लिखना यह था कि भाई फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, गोइंग कंसर्न इश्यूज है। जब 2 सीएफओ की पोजीशन ऐसी होती है जिसमें 3-3 साल का अग्रीमेंट होता है, तो आप इतनी जल्दी छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है जी। तो अगर 2 लोग छोड़ के गए हैं, प्रॉफिट भी गिरा है, तो उसका मतलब है सिग्निफिकेंट इश्यूज है किसके, गोइंग कंसर्न के। अब बताओ उसके अंदर एक लाइन क्या ऐड करनी थी, मोहिब खान आप पास पेपर कराएंगे, नहीं हम पास पेपर कराते ही नहीं है। माफ कर, ऐसे सवाल क्यों पूछते हो? गोइंग कंसर्न का मतलब क्या जी, कंपनी चलती रहेगी या बंद हो जाएगी। तो सर जब आप एक कंपनी में गए ऑडिट करने के लिए, आपको सिचुएशन नजर आ रही है, तो इट इंडिकेट्स के मामला क्या है, खराब है, ठीक है जी। लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, की पोजीशन से छोड़ के जा रहे हैं, तो सर आपने क्या रहना है, प्रोफेशनली स्केप्टिकल रहना है। अब सर सुनना जरा दोस्त, मैं ना 5वें पॉइंट को रीड करने जा रहा हूं, इस पे पूरा स्टैंडर्ड है। सर रिलेटेड पार्टीज की प्रेजेंस इटसेल्फ एक बहुत बड़ा रिस्क है। क्या मतलब? एक कंपनी की बहुत सारी रिलेटेड पार्टीज हैं और उनसे वो डीलिंग भी करती है, किसी से कोई चीज खरीद रही है, किसी को बेच रही है, किसी से खरीद रही है, किसी को बेच रही है। तो मुझे पता इसमें मसला क्या है। देखो रिलेटेड पार्टी को आप कुछ भी चीज किसी भी दाम में बेचोगे वो मान लेगा, ऐसा, और किसी भी दाम में उससे कोई चीज खरीदोगे तब भी मान लेगा। अब बताओ एक कंपनी हमारी लॉसेज में, हमारे ग्रुप की कंपनी क्या है, लॉसेज में, सिर्फ सब्सिडरीज आती है, एसोसिएट सब्सिडरी दोनों आती है सर। अब बताओ हमारी एक सब्सिडरी है लॉसेज में, हमने कहा इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, क्या करें? पेरेंट ने अपनी एक चीज जो करोड़ों रुपए की है 15 रुपए में उसको बेच दी, क्या हुआ? उससे आगे हमारी एक और सब्सिडरी को बेच दी और उसकी सेल्स क्या हो गई, उसका प्रॉफिट क्या हुआ? हमने कहा भाई भाई बच गया हमारा, बाकी खैर है। अब बताओ सर आपको नहीं लगता कि जहां रिलेटेड पार्टीज ज्यादा हो वहां इस तरह की ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की जा सकती हैं, एक कंपनी का प्रॉफिट दूसरे में ट्रांसफर करने के लिए और दूसरे का पहले में ट्रांसफर करने के लिए? तो मुझे एक बात बताएं, ऐसे सिनेरियो में क्या ऑडिटर को प्रोफेशनली स्केप्टिकल रहना है? हाँ सर। क्या ये चीजें अलाउड है कि पेरेंट कंपनी सस्ते दामों एक चीज सब्सिडी को दे दे? बिल्कुल अलाउड है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। स्टैंडर्ड कहता है बस इसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करो, बताओ शेयर होल्डर्स को कि तुमने अपनी सब्सिडी को इस तरह हेल्प आउट किया है, ताकि लोगों को पता चले कि जो सब्सिडी का प्रॉफिट एबनॉर्मली बढ़ गया वो इसकी मेहनत से नहीं बढ़ा, वो अब्बा ने आके जेब में पैसे डाले, ठीक है जी। तो याद रखना ये चीज डिसअलाउड नहीं है, लेकिन मसला क्या है, इसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना है। ऐसा कंपनी ने अपने सीईओ को एक ब्रांड न्यू जो है वो गाड़ी दिला के दी, जीएमसी टाइट किस्म की। मुझे बताओ कि डिसअलाउड है? नहीं सर। आपको क्या करना है सर, डिस्क्लोज करना है कि सीईओ हमारी रिलेटेड पार्टी, हमने उसको गाड़ी दे दी। सर हमारी कंपनी ने हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव के बेटे की एक कंपनी है, उससे बहुत महंगे दामों जो है वो पानी की बोतलें खरीदी है। अलाउड है? हाँ अलाउड है, लेकिन क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। सर हमने अपनी एक सब्सिडरी को लोन दिया, हमने उसको, और सर फिर हमने माफ कर दिया, डिसअलाउड है? नहीं सर अलाउड है। क्या होना चाहिए? लोन माफ करना इफेक्टिवली क्या है, लोन माफ करने से क्या होगा, उसकी इनकम बन जाएगी, इनकम बन जाएगी तो
प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो ये 2 नंबरी की जा सकती है कि नहीं? तो सर आपने जहां रिलेटेड पार्टीज देखनी है देखी, तो आपने क्या करना है, अलर्ट रहना है, रिपोर्टिंग सही से करवानी है। ठीक है जी, आप ट्रांजेक्शन को रोक नहीं सकते, आप ये ट्रांजेक्शन कर ही नहीं सकते, नहीं। मैनेजमेंट कहेगा भाई हमारी मर्जी, हम बिजनेस कर रहे हैं ना, हमारी कंपनी है यार, हम कुछ भी करते फिर। आपका काम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सही डिस्क्लोज हुआ या नहीं हुआ। अच्छा मैंने तुम्हें कहा देखो, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, क्या मतलब, एबनॉर्मल रेट्स पे ट्रांजेक्शन। फिर हमने क्या लिखा जनाब, ईयर एंड ट्रांजेक्शन। अभी मैंने आपको बताया साल के एंड में सेल्स बढ़ानी है, क्या करें, अपने अब्बा को भेज दो, अब्बा को भेज दो, साल के बाद हम क्या करेंगे, सेल रिटर्न कर देंगे, कोई टेंशन नहीं, हमारे पास पड़ी रहे, अब्बा के पास पड़ी रहे। एक ही बात है, बाज़ औक़ात तो ऐसे होता है कि सेल बुक हो जाती है रिलेटेड पार्टी को और सामान निकला भी नहीं होता, सेल बुक हो जाती है और सामान हमारी कंपनी में पड़ा होता है। ये अरेंजमेंट किसके साथ कर सकते हो तुम, किसी अनरिलेटेड पार्टी के साथ कर सकते हो। एक बच्चे को मैं कहूं भाई तुम ARTT आओ, 5 लाख रुपए की फी पे कर दो कॉस्टिंग के लिए, तुमको इतना कीमती कोर्स है मैं 5 लाख में पढ़ूंगा, कोई आएगा? नहीं आएगा। हाँ मेरा भाई आ जाएगा, वो आके मेरी हेल्प करेगा, वो कहेगा भाई मैं 5 लाख रुपए दे रहा हूँ एक सब्जेक्ट पढ़ने के, और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं 5 लाख रुपए दे रहा हूँ। अब मैं क्या बाजवा से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, कभी भी नहीं है। तो ये सारे मामला आप किससे एक्सपेक्ट करते हो, 2 नंबरी में आपको हेल्प करेगा कौन, रिलेटेड पार्टी। ऐसा तो बताओ, जहां रिलेटेड पार्टीज देखो तो अलर्ट हो जाओ, ऐसा। सर क्या करो, जो भी करो, 2 नंबरी करो, 3 नंबरी करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखो कि हमने अपनी सब्सिडरी को 1 करोड़ का लोन दिया और उसके बाद हमने उसको माफ कर दिया। आप लिखो, इससे फायदा क्या होगा, सब्सिडरी के जो बाकी के शेयर होल्डर है वो देखेंगे अच्छा यार हेल्प तो अब्बा की तरफ से आ रही है। ठीक है जी, कंपनी में अपनी कोई तप्पड़ नहीं, पता चले लोगों को। ठीक है जी, अब बताएं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हराम है? नहीं सर, डिस्क्लोज न करना हराम है। ठीक है जी, क्या रिलेटेड पार्टी से जो ट्रांजैक्शन हो, फेवरेबल हो अनफेवरेबल हो, सब डिस्क्लोज करनी है। हाँ सर, सब डिस्क्लोज करनी, 1-1 रुपए की ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करनी। रिलेटेड पार्टी से हमने वाटर कूलर खरीदा 2500 रुपए का, कितने का, 2500 रुपए का हमने वाटर कूलर खरीदा, क्या ये डिस्क्लोज करना लाजमी है? हाँ हाँ हाँ, रिलेटेड पार्टी के केस में अमाउंट नहीं, नेचर मटीरियल है। ठीक है जी, क्वालिटेटिवली मटीरियल ट्रांजैक्शन है, इवन 1 रुपए की भी ट्रांजैक्शन होगी रिलेटेड पार्टी से तो आपने क्या करना है, प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना है। याद रहेगा आइंदा के बाद ही जी। ये बताया नेचर की मटीरियलिटी ये है कि जैसे रिलेटेड पार्टी से हमारी ट्रांजैक्शन है, 1 रुपए की भी आपने बतानी है। हमारा लॉस आ रहा था 1 मिलियन रुपए का, एक कंपनी इसका लॉस आ रहा है कितना, 1 मिलियन, और हमारे बेपना एसेट्स हैं लेकिन लॉस आ रहा है 1 मिलियन का। हमने कहा लॉस बुरा लगेगा, इसको एटलीस्ट 0 कर देते हैं। तो हमने क्या किया, एक किसी दोस्त यार के साथ मिलके मैनिपुलेट कर दिया। ऑडिटर आया, उसने कहा ये क्या किया आपने? मैंने कहा भाई आपकी मटीरियलिटी लेवल है 100 मिलियन, तो 1 मिलियन की 2 नंबरी की है। वो कहेगा सर मसला ये नहीं है, मसला ये इस नेचर की 2 नंबरी सही नहीं है। आप कहें लॉस आ रहा था, अब वो कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया या ब्रेक इवन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, वो नेचर पूरी चेंज हो गई। तो अभी हम आगे जाके मटीरियलिटी के चैप्टर में पढ़ेंगे, 7-8 ऐसे केसेस हैं जिसमें ट्रांजैक्शन अमाउंट में मटीरियल नहीं होती लेकिन नेचर में मटीरियल होती है। ठीक है जी, कौन सी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं बतानी, कुछ हैं। जब आपकी गवर्नमेंट के साथ ट्रांजैक्शन हो, वो स्टैंडर्ड ही आपको मना करता है कि अगर गवर्नमेंट ने आप पर रिस्ट्रिक्शंस डाली हुई हैं कि ये ट्रांजैक्शन आपने पब्लिक को नहीं बतानी, तो फिर आपने क्या करना है, नहीं बताना। लेकिन आमतौर पे अगर ऐसा कोई मामला नहीं है, ठीक है जी, तो फिर आपने सारी की सारी ट्रांजैक्शन क्या करनी है, पब्लिक को बतानी है। अच्छा आप सुनो जरा दोस्त, एरियाज बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स। जी बाजू इसको जरा एक्सप्लेन करोगे? अगर मैं कंपनी में जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है, कोई एग्जांपल दोगे इसकी क्या होगी है? अच्छा ऐसा किस किस जगह होता है जनरली है? अच्छा आपको नहीं लगता जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, इनके पास जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े लंबे लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं, 6-6 साल चलते हैं, 7-7 साल चलते हैं, ये अपना रेवेन्यू कैसे बुक करते हैं? कैसे? वेरी गुड सर, किससे, स्टेज ऑफ कंप्लीशन से। ये कहते हैं जी एक पुल बनाना है, 200 मीटर का पुल है, हमने 100 मीटर कंप्लीट कर लिया, कितने कंप्लीट कर लिया हमने, आधा कंप्लीट कर लिया, ऐसा।
या हमने सर ये 200 मीटर का पुल बनाना है, इस पे सर 25 करोड़ की कॉस्ट आएगी, हम 12.5 करोड़ की कॉस्ट इनकर कर चुके हैं, कितना काम कर चुके हैं हम। तो मुझे एक बात बताओ, आपको नहीं लगता कि इसमें बहुत 2 नंबरी हो सकती है? स्टेज ऑफ कंप्लीशन वो ऐसा एरिया जिसपे हद से ज्यादा 2 नंबरियां हो सकती है, ऐसा एक चीज तो ये हो गई। फिर एक बैंक है, बैंक का बिजनेस ही क्या है? लोगों को पैसा देना और लेना, ऐसा। तो बैंक का सबसे बड़ा एसेट क्या होगा? रिसीवेबल। रिसीवेबल होगा ना बैंक का सबसे बड़ा एसेट, रिसीवेबल। अब बताओ बैंक का जो बैड डेट्स है, अगर बैंक का बैड डेट्स देखा जाए, इतना बड़ा एस्टिमेट है उसके लिए, क्योंकि उसकी बैलेंस शीट पे 90% उसका एसेट है रिसीवेबल। अगर सर उसने प्रोविजनिंग में एस्टिमेट्स इस्तेमाल किए जो कि करेगा वो, तो मुझे बताओ कितना बड़ा रिस्क है ये, ऐसा। तो बताओ जब बैंक के ऑडिट पे हम जाते हैं तो हम नॉर्मल क्लाइंट के मुकाबले में ज्यादा स्केप्टिकल रहते हैं, ऐसा। तो याद रखो सर, जहां सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हैं, जनरली कहां होंगे? बैंकों में नजर आएगा आपको, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में नजर आएगा, और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में। कैसे, कहां पर? सर उन्होंने जो खंबे गाड़े होते हैं ना, उनको निकालने के लिए डिसमेंटलिंग कॉस्ट का प्रोविजन बनाते हैं, ठीक है जी। वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट का प्रोविजन एस्टिमेट है। खंबा कब निकालेंगे? अंदाजा है खाली। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी, पता है ना डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकल, इसमें कितने सारे अंदाजे इन्वॉल्व हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस तरह की किसी कंपनी में जा रहा हूं जहां सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हैं, तो क्या एआरटीटी में सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चा फीस देता है तो ही बैठ के पढ़ता है, और बच्चे की इन्वॉल्वमेंट हमारे साथ एक फी पेमेंट से 6 महीने लिंक्ड है। तो हमारे पास इतना बड़ा मसला नहीं, यहां ऑडिटर आएगा उसके लिए एस्टिमेट्स वाला कोई सीन नहीं है, कोई इतने खासे अच्छे खासे एसेट्स नहीं है हमारे जिसपे आपको डेप्रिसिएशन पे सोचना पड़े ज्यादा। बेड डेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है जी। डिस्काउंट है, देखो हम डिस्काउंट में दे देते हैं, बेड डेट्स तक नौबत ही नहीं आने देते, ठीक है जी। तो मुझे एक बात बताएं, हमारी जैसी कंपनी में इतना बड़ा रिस्क नहीं है। मुझे बताओ जिस कंपनी में ज्यादा एस्टिमेट्स हैं उसमें रिस्क भी ज्यादा है। अच्छा मुझे बताओ लीजिंग कंपनी में रिस्क ज्यादा है कम है? हाँ, क्यों, क्या ज्यादा है? हाँ, वेरी गुड सर। वो जिस लीज को चाहे वो फाइनेंस बना सकता है, जिसको चाहे क्या बना सकता है, ऑपरेशन लीज बना सकता है, वो 2 नंबरियां कर सकता है, ऐसा। तो सर उसके अंदर भी आपको क्या है, देखो एक ये मालूम करना ना एस्टिमेट्स ज्यादा है कम है, उसका देखो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू में एस्टिमेट इन्वॉल्व है या नहीं। उसका सबसे मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू में अगर एस्टिमेट इन्वॉल्व है, हम कंक्लूड कर देंगे कि इस कंपनी में एस्टिमेट्स ज्यादा है, ठीक है जी। बड़े हम आगे दोस्त, वेरी गुड यार, ये कौन बच्चा है? अजहर अली, वेरी गुड बेटा अजहर रजा। अब बताएं सर, डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, इसमें क्या मसला है जी? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। दो एक चीज सुन लो, मैं कंपनी के ऑडिट पे गया, मैं उधर देखा एक ही बंदा जो फी कलेक्ट करता, वही पर्ची बनाता है, और वही जाके बैंक में जमा कराता है, वही बैलेंस शीट पीएनएल बनाता है, वही साइन करके अपने पास रख देता है, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, वो फी ले ना डाले, कोई रिव्यू करने वाला नहीं है, तो रिव्यूअर नहीं है, इसका मतलब है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का मतलब ये एक काम एक को दे दो, दूसरा दूसरे को दे दो, ताकि अगर एक चोरी करे तो। अच्छा, फिर दूसरी चीज क्या लिखी है? मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। सुनना जरा दोस्त, मैंने जाते जाते ना 15,000 रुपए उठाए एआरटीटी के अकाउंट से और चला गया। तो मुझे अकाउंटेंट रोका, सर इस पे साइन तो करें, आपने पैसे लिए। मैंने कहा मालिक को बोलोगे, हम मालिक हैं बेटा, ठीक है जी, हमें उंगली। अब मुझे एक बात बताओ, ऑडिटर खड़ा होकर देख रहा है कि जो कंट्रोल लगा है उसको मालिक ही जो है वो ओवरराइड कर रहा है, तो मैं नीचे वाले बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि वो कंट्रोल्स का लिहाज रखता होगा या नहीं रखता होगा। तो जब आपको किसी कंपनी में मैनेजमेंट ही कंट्रोल तोड़ते हुए नजर आ जाए, जिससे कंट्रोल लगाए कि यार कोई नीचे वाला बंदा हरकत ना करे, वही आपको नजर आ रहा है कि यार घर वाले ही दरवाजे फलांग फलांग के आ रहे हैं, ठीक है जी, तो आपने आप क्या लोगों पे शक करोगे हैं? जी। अब बताएं सर, जहां आपको नजर आए कि यार सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है, जहां आपको नजर आए कि मैनेजमेंट जो है वो कंट्रोल का खुद लिहाज नहीं रख रही है, तो सर सीधी सी बात है, फिर हम कंक्लूड कर देंगे कि यहाँ के कंट्रोल्स प्रॉपर नहीं है, डेफिशिएंसी है सर कंट्रोल। और जहां डेफिशिएंसी है वहां आपको क्या रहना है?
अलर्ट रहना है, ठीक है जी। जब मैनेजमेंट अपने कंट्रोल्स तोड़ सकती है तो फिर वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है जी। जनाब मुझे बताओ, अगर एग्जाम में 7-8 सिनेरियोज लिखने को आए, लिख लोगे हैं? अच्छे सारे सिनेरियोज ना पास पेपर से जमा किए, ठीक है जी। जी मेरे बच्चे, तो, तो सीधी बात है ना, तभी तो कहता है कि अगर ऐसा कोई सिनेरियो देखो तो फिर अलर्ट हो जाओ, ठीक है जी। फिर ये नॉर्मल तरीके से काम नहीं करना आपने उधर जाके, फिर आंखें चार करके काम करना है, ठीक है जी। ये तो छोड़ो, जब हम लेके जा रहे होंगे तो और क्या होगा, जो हमारा टीम मेंबर है दूसरा वो भी क्या करेगा, पैसे दो, वो कहेगा यार आकाश है वो पैसे लेके जा रहा है, तो मैनेजर ने उससे कहा कि सर साइन कर दें। अच्छा हमको बोलोगे, हाँ अहमद रजा क्या करो, तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है, हमें बोलोगे। मैं भी जाके सर को बताता हूँ कि सर आपने ऐसे अकाउंटेंट पाले हैं जो टीचर से बदतमीजी करते हैं। अब मुझे एक बात बता, अकाउंटेंट मेरे पास आया, मैंने अकाउंटेंट को ही झाड़ दिया कि तुमने उसको कैसे उंगली की, मेन टीचर है हमारा वो। अब मुझे एक चीज ये बताओ सर, अगर मैं आपसे ये कहूँ ये तरीका सही है? नहीं, मैं अकाउंटेंट को क्या कहूंगा, बेटा तमीज से बात करें, लेकिन टीचर को मैं क्या कहूंगा कि यार आप भी कॉपरेट करें, सिस्टम है उसको आपने जो है ना वो ओवरराइड नहीं करना ना। सब ने हमने जो है वो, मैं भी सिस्टम के नीचे ही हूँ, मैं भी जब साइन करके जाता हूँ तो आपको भी क्या करना है, साइन करना है। तो सर फिर जब मैं अगर कंट्रोल्स का जो है वो लिहाज रखूंगा तो हमारे चीफ एग्जेक्टिव है, ठीक है जी, यूबीएल फंड मैनेजर्स के, वो जब डॉक्यूमेंट्स यहाँ वहां भेजते थे ना डिफरेंट जगहों पे, तो वो पुराना एनवेलप उठाते थे, क्या करते थे, पुराना, नया एनवेलप नहीं, पुराना एनवेलप में चीज भेज दी, ठीक है जी। अब उनको हमने देखा, हमें शर्म आ गई, क्यों, हमने तो अपने घर में अगर मतलब घर से रोटी भी लाना होती थी तो हम एनवेलप यूबीएल से लेके जाते थे, यूबीएल से लेके जाए, रोटी घुसाई, यहाँ लाके खोला और खा ली। उसको हमने देखा है ये तो पुराना एनवेलप यूज करता है। तो और उसने कहा कि बेटा कॉस्ट कम करनी है, कंपनी की कॉस्ट कम करनी है, कंपनी की कॉस्ट कम करनी है, ठीक है जी, वो बोलता रहता था। जब हमने उसको प्रैक्टिकली करते हुए देखा ना, फिर क्या हुआ, हमने कहा नहीं यार, इसके सामने तो कम से कम नया एनवेलप निकालने की हिम्मत नहीं होगी किसी की। ये ना हो तो फिर एक अलग बात है, लेकिन इसके सामने तो कभी भी कोई, अच्छा वो निकलता था रूम से, अपनी लाइटें वाइटें बंद, एसी बंद, अच्छा हम लोग निकल रहे हैं, नवाब के बच्चे ऐसे ही, हमारे कौन से बाप पे बिल आ रहा है। तो सर क्या हुआ, उसने नोट किया, उसने कहा नहीं यार ये तरीका सही नहीं है, ठीक है जी। हम आते हैं आरिफ हबीब, आरिफ हबीब में मैंने देखा हमारा सीएफओ दिन दिहाड़े कुर्सी सीधी की, पांव ऐसे के सो गया, हमारी हिम्मत बढ़ी, रमजान में हम भी सो जाते थे, कोई पूछने वाला ही नहीं था। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ऊपर बंदे की टोन सेट हुई होगी ना तो नीचे सारे लोग उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है जी। अब मैं इधर इधर है शीशा, ठीक है जी, ये तो छोड़ो, हमारे पीएन हमारे जाने के बाद बना के शीशा पी रहे होते थे, ठीक है जी, रोज एक कोयलों का डब्बा खत्म, इतना शीशा चलता रहा, फिर क्या हुआ, शीशा चला गया फिर। तो अब मुझे एक बात बताएं सर, अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो आपने क्या करना है, अलर्ट रहना। और ये चीज याद रखना, जब मैनेजमेंट ओवरराइड करेगी ना, आपने प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का वर्ड इधर जरूर लिखना है। जहां आपको नजर है मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, तो आपने क्या लिखना है, द ऑर्डर शुड बी अलर्ट, अलर्ट, ठीक है जी, टू द कंडीशंस दैट इंडिकेट मटेरियल में स्टेटमेंट, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर नो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, इसको जरा समझ लो, इसको जरा समझ लो, इसको जरा समझ लो। मुझे एक बात बताएं, एक कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, ये किसको अपॉइंट करते हैं, ये अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को, किसको, डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, ठीक है जी। डायरेक्टर्स जनरली खुद भी शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन ये बड़े लोग होते हैं, ये कंपनी में बैठते नहीं है, ये रोज रोज कंपनी नहीं आते हैं, ये बड़े लोग हैं भाई, ये घरों में बैठे हैं। तो फिर कंपनी को चलाता कौन है, कंपनी को चलाती है मैनेजमेंट, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड, ये है सेल्स डिपार्टमेंट का हेड, ये है सर एडमिन डिपार्टमेंट का, बंद हो, ठीक है जी। ये मिसाल के तौर पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड है, ये सारे हेड बैठ के काम कर रहे हैं। एक बात बताओ, ये तो घर में बैठे हुए ना, ऑडिटर तो साल के एंड पे आएगा, ये अगर पूरे साल बेईमानी करते रहें और साल खत्म होने से पहले ही भाग जाए, इनको कौन देखेगा, हैं, इनको कौन देखेगा, ये मैनेजमेंट तो भाई पूरे साल काम करेगी, डायरेक्टर तो पूरे साल घर पे रहेंगे, ऑडिटर आएगा ही साल के एंड पे, तो दरमियान में तो जो यहाँ पे मतलब हरकतें हो रही हैं ये कौन नोट करेगा, हाँ जी।
सर डायरेक्टर्स क्या करते हैं, गौर से सुनना, डायरेक्टर अपना एक कुत्ता यहां बिठाते हैं जो क्या कहलाता है, इंटरनल ऑडिटर। आइंदा के बाद कोई पूछे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस कौन है, तो मैं कहूंगा डायरेक्टर्स एंड इंटरनल ऑडिटर। ये दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का क्या है, पार्ट है। अब मुझे एक बात बताओ, ये तमाम मैनेजमेंट पे नजर रखेगा, डेली बेसिस पे रखेगा, और रिपोर्ट किसको करेगा, डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करेगा। किसको, कब रिपोर्ट करेगा, जब कोई चीज देखेगा इमीडिएटली रिपोर्ट करेगा, जब कोई चीज देखेगा। अब बताओ सर, अगर आप किसी कंपनी में गए, आपको इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट नजर ही नहीं आया। हर लिस्टेड कंपनी के लिए इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बनाना जरूरी है, लीगल पैरामीटर्स की वजह से, प्राइवेट कंपनीज के लिए नहीं है। मैं एक बड़ी प्राइवेट कंपनी में गया, वहां इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट नहीं है। मैंने कहा इंटरनल डिपार्टमेंट क्यों नहीं, उसने कहा सर लॉ ने कंपल्जन नहीं रखी, हमने बनाया नहीं। तो मैंने कहा डेली बेसिस पे काम कौन देखता है, उसने कहा सर अल्लाह देखता है। अब एक बात अल्लाह देखता है तो मैं अल्लाह से क्या करूं, पूछूं कि भाई क्या चल रहा है, नहीं। अब मुझे एक बात बताओ सर, तो फिर क्या किया हम अलर्ट हो गए कि यार जब इनका इंटरनल ऑडिट नहीं है, इसका मतलब है दरमियान में साल में जो कुछ भी हुआ वो खुले तो खुले, पता चले तो चले, नहीं तो क़यामत के दिन ही पता चलेगा। तो मुझे एक बात बताओ, इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए। अब एक बात बताओ, आपको एग्जामिनर ने सवाल दिया, इंटरनल ऑडिट नहीं है, आपने कहा मुझे प्रोफेशनली स्केप्टिकल रहना है, अलर्ट रहना है। उससे क्या इंटरनल ऑडिट है, लेकिन उसकी सैलरी ये प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड डिसाइड करता है। हमने कहा फिर फायदा क्या है इसको इंटरनल ऑडिट रखने का, कुत्ता उस हाथ को काटता ही नहीं है जिससे रोटी मिलती है, ये तो कभी जिंदगी में उसको कुछ छेड़ेगा नहीं। ऐसा, मैं उस दिन नीचे डब्बू खेलने गया तो अली अमानुल्लाह वगैरह खेल रहे थे, और मैंने एक शॉट खेला, सर दूसरा भी खेलें, दूसरा भी खेलें। मैंने कहा क्यों, कहता आप बॉस है। ठीक है जी, तो मुझे एक बात बताओ, ये बंदा बॉस है, उसको उसकी सैलरी डिसाइड कर रहा है, इसने 2 नंबरी की, वो क्या करेगा, वो बताएगा बॉस छुपाएं ऐसे इसको ताकि दूसरे ना देखें। तो अब मुझे एक बात बताओ सर, आपने क्या करना है, अगर इंटरनल ऑडिट नहीं है, इंटरनल ऑडिट कभी भी डिपेंडेंट नहीं होता। डिपेंडेंट किसका होता है, वो डायरेक्टर्स का होता है, मैनेजमेंट का नहीं होता। ऐसा, और सर जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो तो किसी से भी डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है जी, अब बताओ सर, अगर मैंने इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट नहीं देखा तो मुझे क्या करना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए, करना कुछ नहीं चाहिए। ऐसा, आप बताएं सर मेरे पास कितने पॉइंट्स हो गए, 8। आप एक कंपनी में गए ऑडिट करने के लिए, मैनेजमेंट आपको नजर आई, वहां का सीएफओ नजर आया आपको, बीएससी मैथ्स, क्या नजर आया, आप अंदर गए, उसने मुसल्ला डाला हुआ था, नमाज पढ़ रहा था, आप बैठे रहे। ठीक है जी, उसने 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर 4 रकात नमाज पढ़ी, फिर 4 रकात नमाज पढ़ी, फिर 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर 2 रकात नमाज पढ़ी, आप बैठे रहे। उसके बाद नमाज से फारिग हुए, उन्होंने कुरान पाक उठा लिया। ठीक है जी, कुरान पढ़ते रहे, फिर आपको सुनाना शुरू किया उन्होंने कुरान का तर्जुमा। आपने कहा यार माशाल्लाह, इस बंदे से कोई गुनाह एक्सपेक्टेड नहीं है, इसकी इंटेग्रिटी बहुत जबरदस्त होगी, लेकिन वो कॉम्पिटेंट नहीं है। क्योंकि वो कौन है, बीएससी मैथ्स से, आप में उससे समझेंगे अकाउंटिंग की टेक्निकल ट्रीटमेंट्स उसको पता होंगी, नहीं सर। तो मुझे बताओ, आप अगर किसी कंपनी में गए और आपको वहां मैनेजमेंट नजर आई, क्या चीज, बहुत ज्यादा इंटेग्रिटी वाइज बहुत अच्छी, लेकिन इनकॉम्पिटेंट, तो बताओ मसला क्या हुआ होगा, एरर्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, एरर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आप गए सर, आपको नजर आया एक जबरदस्त किस्म का चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसकी नॉलेज ऑप्टिमम है, बहुत बेहतरीन बंदा है, लेकिन जगह जगह झूठ बोलता है। अब बताओ सर, उस बंदे की कॉम्पिटेंस बहुत टाइट है, लेकिन अब बताओ इस सिचुएशन में आपको एरर्स का मसला नहीं है बल्कि फ्रॉड का इशू है। जहां इंटेग्रिटी डाउट में होती है तो फ्रॉड के मसले आ सकते हैं। जहां इंटेग्रिटी इंटैक्ट है लेकिन कॉम्पिटेंस नहीं है तो, और सोचो दोनों ही ना हो, वो बीएससी वाला बंदा आपको टोटल झूठ बोल रहा हो, उसको कद्दू कुछ पता नहीं हो, जो मुंह में है वो सुनाया जा रहा है, और जहां आप उसको पकड़े वो आपसे कहे मैनेजर से पूछ ले। ठीक है जी, तो फिर मुझे बताओ हमें क्या करना चाहिए, फिर तो हमें सर आंखें चार कर लेनी है ना। अब मुझे बताओ, अगर मैं किसी क्लाइंट पे जाऊं जहां इंटेग्रिटी या कॉम्पिटेंस ना हो, तो कॉम्पिटेंस ना हो तो किस चीज का डर, एरर्स का, इंटेग्रिटी ना हो तो फ्रॉड का डर सर। और अगर ये इन दोनों में से कोई चीज नहीं है ना, तो मुझे क्या करना है सर, वो बड़ा, मैं आपको बता रहा हूं हमारी कंपनी ने फेस किया। हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव, कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव थे बीएससी मैथ्स, क्या थे, लेकिन उनकी नीचे टीम बहुत कॉम्पिटेंट थी। तो जब भी हमारी क्रेडिट रेटिंग की वो होती थी, असाइनमेंट होती थी हमारी क्रेडिट रेटिंग, समझ तो क्या होती है,
मैं चाहता हूं मुझे एक सर्टिफिकेट दे कोई कि यार मैं बहुत नेक इंसान हूं, बहुत जबरदस्त इंसान हूं। तो मैं क्या करता हूं, कंपनीज को सर्टिफिकेट चाहिए होते, कंपनीज जाके अपनी क्रेडिट रेटिंग करवाती है। क्या करवाती है? तो क्रेडिट रेटिंग वाला बंदा आता है, वो पूरी कंपनी का स्ट्रक्चर देखता है, प्रॉफिटेबिलिटी देखता है, सिस्टम्स देखता है, लोग देखता है, ठीक है जी। उसका ऊपर देखता है अब्बा कौन है, सपोर्ट कितनी है, नीचे कस्टमर्स कितने, सारे एस्पेक्ट्स देखने के बाद उसको एक रेटिंग देता है। जैसे रेटिंग होती है ट्रिपल ए। ट्रिपल ए का मतलब जो बंदा इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा डूबेगा नहीं, ठीक है जी। डबल ए 1-8% चांस है, ये खुद ही हुआ, ये भी टैलेंट है यार वापस से कर यार एक दफा, करो करो, कोई मसला नहीं है। क्या हुआ है? क्या कह रहा है? अच्छा मैं मुंह इधर करूं तो करेगा है? अच्छा जी, इंटरनल ऑडिट शेयर होल्ड कर सकता है, फिर तो हो गया काम है। मैं उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एटलीस्ट वो डायरेक्टर से वो डिपेंडेंट हो सकता है, लेकिन शेयर होल्डर जनरली वो भी नहीं होता, ठीक है जी। अच्छा सर, अब बताएं सर, इंटेग्रिटी और अच्छा, वो जब हमारे सीईओ के पास आते थे तो उसको देखते थे बीएससी मैथ्स है, हमेशा हमारे पॉइंट्स कटते थे, हमेशा पॉइंट्स कटते थे। हम कहते थे यार वो बंदा इन्वॉल्व भी नहीं होता। उसने कहा यही तो काम है कि उसको इन्वॉल्व होना चाहिए, उसको देखना चाहिए चीजें। हम कहते थे, अगली बार हम बहाना करते थे भाई वो बहुत कॉम्पिटेंट है, चीजें देखता है। उसने कहा नहीं सर, हम बिलीव नहीं करते इस चीज, क्योंकि उस बंदे की जो क्वालिफिकेशन है, उसको टेक्निकल चीजें, ताकि उस बंदे को आती थी चीजें, लेकिन उसके बावजूद क्या था, इनकॉम्पिटेंट डिक्लेयर हो जाता। इनकॉम्पिटेंट नहीं डिक्लेयर होता था, लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी डिक्लेयर होती थी कि यार रेलेवेंट क्वालिफिकेशन जो है ना वो नहीं है। अच्छा हम पूछते थे कि रेलेवेंट क्वालिफिकेशन सीईओ के लिए क्या होगी? उसने कहा कम से कम उसको मैनेजमेंट में कोई ना कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कम से कम एमबीओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एचबीएल का जो सीएफओ है हबीब बैंक का, वो किस बॉडी का जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट? पाकिस्तान का है, यूके का, किसका है? वो एमबीए पास है खाली। हबीब बैंक का सीएफओ रेमंड कोतवाल इज अ सिंपल एमबीए, ठीक है ना, और वो फंसते हैं क्रेडिट रेटिंग में, ठीक है जी, लेकिन ही इज अ वेल नोन सीएफओ ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है ना, लेकिन क्या है वो सिर्फ एमबीए, ठीक है जी, कोई आईसीडब्ल्यू नहीं है वो। मुझे भी बड़ी खुशगवार हैरत हुई थी जब मैं उससे मिला था, बंदा बहुत कॉम्पिटेंट है, लेकिन मैंने कहा आप मतलब आईसीडब्ल्यू से हैं, किससे हैं? उसने कहा नहीं यार, तुमने कभी मेरा नाम डायरेक्टरी में देखा है? मैंने कहा यार आपस की बात है, मैंने सर्च नहीं किया, सर्च किया तो एक ही कोतवाल निकला उसमें, और वो खुर्शीद कोतवाल। 10 साल तक मैं समझता रहा वो बंदा है, बाद में पता चला एक औरत है, ठीक है ना। हैं? नहीं मैं वाकई बताऊं, खुर्शीद कोतवाल अभी आई कैप में इलेक्शन में जो लड़ी थी वो जीती है ना इस दफा, ठीक है ना। खुर्शीद कोतवाल यहाँ एआरटीटी आई थी, यूनिवर्स की सीएफओ है वो, यूनिवर्स की एक सीएफओ यहाँ एआरटीटी आई है, लास्ट जब इलेक्शन हुए थे अभी हमारे पास होके गई है, ठीक है जी। अच्छा जी सर, अच्छा इसमें कोई कोई कुछ नहीं बोलता कि आपके पास कोई अच्छा पेशमाम आया हो मस्जिद का, यूनिलीवर का सीएफओ, ओ बड़ी चीज आ गया भाई। आपने मतलब के लिए आते हैं बेटा, वोट लेने होते हैं उनको, ठीक है ना। उसके बाद आई, होता अगर दोस्ती होती तो आज चाय पीने आती बाजी हमारे साथ, हैं हैं? नहीं है, तेरी वाली बात नहीं है उसमें अच्छा चलो जी, अब आगे बढ़ो जरा दोस्त। अब बताएं सर, पोर्टेबल और प्रेशियस इन्वेंट्री, ये देख लेना भाई, एक बड़ा यूनिक रिस्क है। अगर किसी कंपनी की इन्वेंट्री पोर्टेबल है और प्रेशियस इन्वेंट्री है, ये इटसेल्फ एक रिस्क है। ज्वेलरी वगैरह है सर, उसकी वैल्यूएशन, ठीक है जी, उसका इधर उधर चोरी होना, ये कितना बड़ा रिस्क है कि ऑर्डर को क्या होना, क्या करना पड़ता है सर, बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। एक दफा इसी तरह हम क्लास में बात कर रहे थे, तो हमने कहा भाई इस पे एक्सेस कंट्रोल होने चाहिए इन्वेंट्री के ऊपर। तो एक मैं बता रहा था कि कैमरा होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो एक बच्चे ने कहा और बताएं, मैंने कहा कुत्ता भी बिठा सकते हैं, तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन उसने यूं इशारा करके कहा, हंसने लग गया सब। तो समझे बच्चे को कहा गया, लेकिन मैंने उसको नहीं कहा था, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ सर, पोर्टेबल और प्रेशियस इन्वेंट्री में रिस्क क्या है? सर उसकी वैल्यूएशन का रिस्क है। आपस में नहीं लड़ो भाई है,
खैर खैर बच्चा छोटा हो। अच्छा जी, क्या बैंक के लिए कैश इन्वेंट्री होती है? बिल्कुल भी नहीं, बैंक क्या कैश बेचता है? नहीं बेचता ना। अच्छा जी, तो याद रखो भैया, पोर्टेबल इन्वेंट्री होगी, रिस्क ऑफ थेफ्ट होगा, चोरी हो सकती है, वैल्यूएशन का रिस्क है, आपने वहां प्रोफेशनली स्केप्टिकल रहना, ठीक है जी। फिर सर, लॉन्ग आउटस्टैंडिंग इन्वेंट्री एंड डेटर्स। मैं एक कंपनी में गया ऑडिट करने के लिए, और उधर सर स्क्रू पड़े हुए थे, जंग खा चुके थे। मैंने कहा ये स्क्रू जो है, उसने कहा ये हमारी जबरदस्त सर स्क्रू हैं, ये 1901 से हमारे पास पड़े हुए। तो मैंने कहा यार ये उसने कहा सर बड़ी जबरदस्त चीज है, आपको पता नहीं। मैंने कहा ये तो घिस गया, खत्म हो चुके हैं, लेकिन उनकी बुक्स में फुल वैल्यू पे आ रहे हैं। तो क्या सर, एनआरबी का मसला है? सर इसका मतलब है जितनी पुरानी इन्वेंट्री होगी और जितना पुराना रिसीवेबल, उतना बैड डेट्स के चांसेस ज्यादा। आप किसी कंपनी के ऑडिट पे जाओ और आपको पुराने डेटर्स और पुराना स्टॉक नजर आए, तो आपको सुपर अलर्ट रहना कि यार कहीं इसकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन और इसकी रिसीवेबल का जो है वो अमाउंट वो गलत ना हो जाए, ऐसा। अब मुझे एक चीज ये बताओ सर, हमारी कंपनी में एक बंदा ऑडिट करने आता है, हमारी बैलेंस शीट के ऊपर 91 मिलियन रुपए की अमाउंट है रिसीवेबल फ्रॉम एफबीआर। जैसे रिसीवेबल फ्रॉम एफबीआर, वो आगे कहता है सर ये लॉन्ग आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल है, ये खत्म कर दें। मैंने कहा नहीं, मेरे करण अर्जुन आएंगे, ये पैसा मिलेगा भाई एक दिन, ये पैसा मिलेगा। उसने कहा सर नहीं मिलेगा, ये पैसा मिलना होता तो ये 10 साल से आपकी बैलेंस शीट पे। मैंने कहा नहीं, मैं इसको राइट ऑफ नहीं कर सकता। उसने कहा क्यों? क्या जवाब होना चाहिए? आप रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट को राइट ऑफ क्यों नहीं करते हो? गवर्नमेंट कहीं जाएगी नहीं क्या मतलब? गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं, रोज दलील हो रहे हैं। याद रखो, जब भी गवर्नमेंट से रिसीवेबल होता है उसके अगेंस्ट हम बैड डेट्स का प्रोविजन नहीं बनाते हैं, ये याद रखना, पेपर में गलती नहीं करना। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कभी बैड डेट्स नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट के पास नोट छापने की मशीन है। गवर्नमेंट आपको ये नहीं, ये आपको पता होना चाहिए, गवर्नमेंट से रिसीवेबल इज अ सॉवरन रिसीवेबल। सॉवरन रिसीवेबल समझते हो? इस पे कोई रिस्क नहीं है। अब बताओ सर, मेरे पास एक लॉन्ग टर्म रिसीवेबल है, रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट में, वो इसमें कवर नहीं होता। ये बात किसकी कर रहा है? जनरल रिसीवेबल्स की बात कर रहा है, जनरल इन्वेंट्री की बात कर रहा है। एक बात बताओ, नई शराब की वैल्यू ज्यादा होती है या पुरानी शराब? तो ये लॉन्ग आउटस्टैंडिंग इन्वेंट्री की भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, और लॉन्ग आउटस्टैंडिंग डेटर्स की भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है जी। हैं? नहीं, देखो जितनी पुरानी होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर चस अच्छी आती है। अल्लाह माफ करे, क़यामत के दिन हमें अल्लाह ये क्लास दिखा रहा होगा, ये क्या पढ़ाता रहा तू। ये पंजाबी में एक कहावत है। अच्छा जी, चस कहते हैं मजे को। आप किसी शराबी से पूछो ना, वो आपसे कहेगा जितनी पुरानी हो उतनी बेहतर है। पुरानी शराब और पुराना प्यार इंसान से नहीं भूलता, ऐसा है कि नहीं? पुराना प्यार एक चिंगारी होता है, वो कभी भी आग लगा सकता है आपको। ठीक है? हाँ जी, तू भी हंस रहा है भाई। अच्छा अच्छा जी, चलो यहाँ देख लो दोस्त। तो सर अगर आपने कहीं जाके लॉन्ग पुरानी आउटस्टैंडिंग इन्वेंट्री देखी, पुरानी इन्वेंट्री, ठीक है जी, या आपने सर लॉन्ग मतलब लॉन्ग ड्यू रिसीवेबल्स देखे, तो इंडिकेट कर रहा है कि भाई आपको यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहना है, प्रोविजन प्रॉपर्ली बुक करवाना है जी। लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट बाय कंपेटिटर और अस। कंपेटिटर ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, हमें क्या टेंशन है? हमारे प्रोडक्ट के जो है वो सत्यानाश हो जाएगा। हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, इससे हमें क्या नुकसान है? पुराना वर्जन बेकार हो जाएगा, पुराने वर्जन की वैल्यू क्या हो जाएगी? नीचे आ जाएगी। तो सर अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट खुद लॉन्च किया या आपके कंपेटिटर ने लॉन्च किया है, मेक श्योर आप बाकी के प्रोडक्ट की एनआरबी टेस्टिंग कर लेना, ठीक है ना। आईफोन 13 आ गया तो 12 की वैल्यू गिरी तो मैं खरीद लूं है? चलो जी, मैं अपने दोनों बेगमात को आईफोन दिलवाया और एक खुद भी ले लिया। 3 दिन बाद में अपना आईफोन एक बेगम को देना पड़ा मुझे। क्यों? मेरे बेटे ने ना ऊपर से उसको नीचे फेंका, दूसरे फ्लोर से। नहीं, ये अल्लाह का शुक्र है कि चौकीदार के कंधे पे लगा, ठीक है ना, उसके सर पे लगता ना तो
उसको भी एक आईफोन दिलाना पड़ जाता उसको। नहीं, वो उसकी स्क्रीन टूट गई। खैर दूसरा वाला जो मैं बेगम को दिया वो भी 4-5 महीने में फारिग, क्योंकि वो एक दफा लॉक हो गया ना, पासवर्ड भूल गया उसका, खत्म हो गया मोबाइल। फिर हम लेके घूमते रहे, अभी भी घर में पड़ा हुआ है, किसी काम का नहीं है। अच्छा जी सर, डिस्प्यूट विद डेटर्स, इसमें क्या मसला है? प्रोविजन का इशू है सर, बहुत बड़ा बैड डेट्स का इशू है। आप गए, आपको पता चला कि इस कंपनी के बहुत बड़े जो है वो सिग्निफिकेंट इश्यूज अपने डेटर्स के साथ, क्या इंडिकेट कर रही है? सर सीधी सी बात है कि यार इस बंदे के पास जो है वो बैड डेट्स का प्रोविजन अप्रोप्रिएट होना चाहिए। एक कंपनी है पेट्रोसन के नाम से, मेरा जो क्या कहते हैं उसको, मतलब दो बहनों के जो शौहर हैं आपस में क्या होते हैं, सांडू, अल्लाह माफ करे अल्लाह, हैं साड़ू, पंजाबी में। अच्छा हम जुल्फ बोलते हैं, ये अच्छा अल्फाज आपने बता दिया। सांडू, अल्लाह माफ करे, थोड़ा इधर उधर हो तो बंदा गया है। तो हमारे जो सांडू हैं वो रहते हैं इस्लामाबाद, वो एक कंपनी में लॉयर है, मतलब एक कंपनी के लीगल एडवाइजर हैं। तो वो आते हैं कराची, हर दूसरे महीने कराची पहुंचे हुए। तो मैंने उनसे कहा यार तुम कराची में स्टे कर लो। उसने कहा नहीं यार, मैं जिस कंपनी का लीगल एडवाइजर हूँ उसके अगर 100 कस्टमर्स हैं ना, 80 के साथ उसकी लिटिगेशन चल रही, ठीक है जी। तो मैंने कहा वो क्यों? कहता है यार वो फड्डेबाजी होती है, तो हमारा जो बॉस है वो सरफिरा है, वो फिर सीधा लिटिगेशन में जाता है। अब बताओ सर, आप एक कंपनी में गए, वहां 100 कस्टमर्स हैं, 80 की लिटिगेशन है, तो सीधी सी बात है सर, जो बेड डेट्स का प्रोविजन है वो, अच्छा इस फड्डे में भी ट्रेडिंग चल रही है, मियाँ बीवी का झगड़ा हो लेकिन फैमिली बढ़ रही है, ठीक है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, आप जा रहे हो तो बेड डेट्स का क्या करना है, प्रोविजन का ख्याल रखना है इसका, ठीक है जी। पढ़े वहां के दोस्त, समझने की क्या बात है, यहाँ देख लो दोस्त, वाकई इफेक्ट है ये। चलो जी, अच्छा जी, यहाँ देख लो, हमारे 6 साल से शौहर से झगड़ा चल रहा है। कहते ये 2 बच्चे जो है, झगड़ा चल रहा है कोई मतलब, जी। सर पेंडिंग लिटिगेशन, आप बताएं सर पेंडिंग लिटिगेशन क्या है? सर वही डिस्प्यूट्स, लेकिन डिस्प्यूट इस हद तक कि हम क्या कहां चले गए, कोर्ट में चले गए। हम कोर्ट में गए या कोर्ट में हमें घसीटा गया है, दोनों सिचुएशन में आपके लिए क्या है मसले? सर एक एक सिचुएशन में आपको अपने रिसीवर्स को के अगेंस्ट प्रोविजन बनाना पड़ेगा, दूसरी सिचुएशन में आपको सर अपना प्रोविजन बनाना पड़ेगा कि आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। तो ये याद रखिएगा सर, लिटिगेशन जिस कंपनी में जितनी ज्यादा होंगी उतना मसला। एक एक्सपेंस ऐसा है जिसकी 100% वेरिफिकेशन की जाती है, और वो है हमारा लीगल एक्सपेंस। जब हम जाते हैं ना किसी कंपनी का ऑडिट करने के लिए, हम जूनियर्स को कहते हैं लीगल एक्सपेंसेस की 100% वेरिफिकेशन करो। क्यों? लीगल एक्सपेंसेस से आपको पता चलता है कि आपने लॉयर्स को कितने पैसे दिए और किस काम के लिए दिए, वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है लिटिगेशन की, ठीक है जी। वहां से आपको आइडिया होता है लिटिगेशन का। तो ये बहुत जरूरी है कि भाई आप जब किसी कंपनी में जाओ तो वहां देखो कि पेंडिंग लिटिगेशन कितनी है। ज्यादा पेंडिंग लिटिगेशन इसका मतलब है ठीक ठाक एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है, प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे, रिसीवेबल्स बुक करने, ठीक है जी। तो सर हमारे लिए क्या होगा, एक चैलेंज हो जाएगा। मैनेजमेंट होल्ड्स मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स। अब देखो ऊपर तुमने क्या कहा था, डायरेक्टर्स की शेयर होल्डिंग में मसला नहीं है, शेयर्स के बेचने में मसला है, मैनेजमेंट के शेयर होल्ड करने में इशू है। क्यों? सुनो, मैं सीएफओ हूं, मेरे पास कंपनी का 5 लाख शेयर्स पड़े हुए, मुझे बताओ पब्लिक में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाने से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके पास आएंगे? मेरे पास आएंगे। मैंने फाइनेंशियल देखे, ओहो लॉस, मैंने ब्रोकर को फोन किया, बेच दो सारे शेयर हैं। लॉस अनाउंस होने से पहले हम तो बाहर निकल गए थे, ठीक है। व्हाट इफ क्या होता प्रॉफिट, और ठीक ठाक प्रॉफिट, ब्रोकर को मैं कहता कि 6 लाख और खरीद लो। तो याद रखो, पब्लिक जो कंपनी के अंदर के लोग हैं, मैनेजमेंट है, उसको कंपनी के बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। वो अगर कंपनी के शेयर में ट्रेडिंग शुरू कर दे तो सत्यानाश हो गया। फिर हमारी कंपनी में एक लिस्ट निकलती थी कि भाई आपको इन कंपनीज में शेयर होल्डिंग नहीं रखनी। वो कौन सी कंपनीज होती थी? हमारी कंपनी, हमारी कंपनी की पेरेंट कंपनी, सब्सिडरी कंपनीज, हमें अलाउड ही नहीं था उसमें इन्वेस्टमेंट, हम तक के मैनेजमेंट थे।
ठीक है जी, हमें कहते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास एक पोटेंशियल टिप मौजूद है यहाँ बैठ के कि यार आपको पता है कि भाई कंपनी का प्रॉफिट क्या आ रहा है, भाई कंपनी के हालात बुरे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, ब्रोकर को फोन करूंगा, भाई शेयर बेच दो मेरे। तो ये चीज अलाउड नहीं। अगर आपने देखा तो सीधा सीधा क्या है, रिस्क ऑफ फ्रॉड। अब मुझे एक बात बताओ सर, इसमें से 10-15 में से आप 6-8 अगर डिमांड पे आए तो प्रोड्यूस कर दोगे पक्का? देखो ये सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें आईकैप के एग्जामिनर ने वर्ड यूज किया है, द ऑर्डर शुड बी अलर्ट टू द कंडीशंस दैट इंडिकेट में स्टेटमेंट ब्रैकेट में लिखा है प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। जब भी इस पे सवाल आए, ठीक है जी, एक लाइन ऑर्डर ने हमेशा ऐड की है, यानी उसने वो कहता है भाई ये सिचुएशन है, बताओ ऑर्डर के ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होने चाहिए। उसमें पहला प्रोसीजर क्या लिखा है सर, आपने अलर्ट रहना है, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को ऑप्टिमम लेवल पे रखना है। कर लोगे ये मैनेज पक्का? हम एक स्टेप आगे जाएं जी मेरे बच्चे। हाँ नहीं खरीद सकते, हाँ हाँ तब नहीं खरीद सकते, ठीक है जी। जी मेरे बच्चों बढ़े हम आगे। किसका? कितने बजे का टाइम? 4:15 है ना? तेरा हमेशा टाइम जल्दी हो जाता है बेटा। इसी पर याद आया, हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, एक्सपेक्टेशन गैप। ये कॉपी कर लिया ना तुम लोगों ने? जी मेरा बच्चा, देखो पेंडिंग लिटिगेशन है, आप सीधा जा रहे हो कंपनी का ऑडिट करने के लिए, जहां लिटिगेशन ज्यादा है तो प्रोविजंस बुक करने पड़ेंगे आपको। मिसाल के तौर पर एआरटीटी के अगेंस्ट किसी ने केस कर दिया कि एआरटीटी में एक बच्चा आया पढ़ने के लिए, ठीक है जी, और खराब हो गया यहाँ पे। या मिसाल के तौर पर सर हमने कोई यहाँ नीचे जो है वो हमने घास वास लगाई है, उसको एलर्जी हो गई है, वो डब्बू में गया और डस्ट उड़ने की वजह से वो बीमार पड़ गया, उससे केस कर दिया हम पे। और सर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट में डब्बू नहीं होना चाहिए, और हमारे ऊपर बाकी केस जो है ना वो पेनल्टी लगने वाली है, तो मुझे बताओ हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोविजन बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। या हम एक स्टूडेंट के अगेंस्ट चले गए, ये फेसबुक पे जो है ना उल्टी सीधी बातें करता है, कहता है फीस ज्यादा है, बदनाम कर रहा है हमें, ठीक है जी, और हम लेके चले गए उसको कोर्ट में, तो फिर भी हमें देखना है कि कितने पैसे वहां से निकलेंगे, उसका उसका रिसीवेबल बुक करना है। तो ये दोनों केसेस क्या है सर, जिसमें आपको क्या करना है, एस्टिमेट लगाना है, तो आपको सर जरा सा अलर्ट रहना है इसमें। जी जनाब, खत्म, बढ़े हम आगे। एक बात बताओ, एक चीज होती है एक्सपेक्टेशन गैप, ये क्या होती है? सुनना जरा दोस्त, प्यारे भाई, देखिए सर एक्सपेक्टेशन गैप है क्या है? आपको ये टेंशन है, हिल क्यों रही है? तो ये क्या बोल रहे होंगे? हम्म? वो गंजा है दूसरे वाला, तो शैम्पू कहाँ लगाता होगा? हाँ? हैं? छोड़ो यार, अल्लाह को मानो। तुम लोग कुछ भी दे दो ना, तुम लोग उसमें से एक एलिमेंट निकाल के ले आते हो, लेकिन काम की बात नहीं आती है। तो इससे तूने अपने लिए क्या मतलब निकाला? हैं? अच्छा चलो, सुनो एक्सपेक्टेशन गैप है क्या? सुनो जरा दोस्त, घर वाले समझ रहे बच्चा सीए कर रहा है, हैं? बच्चा इधर शादी की तैयारियां कर रहा है। एक्सपेक्टेशन गैप का मतलब ये है कि लोग समझते हैं कि ऑडिटर सारे फ्रॉड पकड़ेगा। एक्सपेक्टेशन गैप का मतलब ये ऑर्डर के बारे में ये परसेप्शन होता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, ठीक है, ये 100% ट्रांजेक्शन वेरीफाई करता है, और एक दफा कंपनी का ऑडिट हो गया तो फिर उसके अंदर आप अंदाजा लगा लो कि ये कंपनी बिल्कुल साफ सुथरी और अगले 25 साल तक चलेगी। नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अवाम ऑडिटर के बारे में क्या सोचती है और ऑडिटर की जिम्मेदारियां क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, फराइज क्या हैं, इसमें गैप है। अवाम जो है ना वो ऑडिटर से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही होती है, लेकिन ऑडिटर ये सारे काम
नहीं करता भाई, ऑर्डर है, श्योर नहीं है। ठीक है जी। क्या है सर एक्सपेक्टेशन गैप? है ज्यादा ही इससे एनिमेशन भर दी जी। सर एक्सपेक्टेशन गैप मींस पब्लिक परसेप्शन ऑफ द रोल एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर इज डिफरेंट फ्रॉम अ स्टैट्यूटरी रोल एंड रिस्पांसिबिलिटीज। पब्लिक जो समझती है हमारे रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज, असल में ऐसा है नहीं। पक्का? क्या रिस्पांसिबिलिटी है सर ऑर्डर की? एक, रीजनेबल एश्योरेंस देगा और कम्युनिकेट करेगा, इसके अलावा उसकी और कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब बताओ पब्लिक क्या समझती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो बनाएगा, इंटरनल कंट्रोल उसकी जिम्मेदारी, ठीक है जी, 100% वेरिफिकेशन उसकी जिम्मेदारी। ठीक है जी, 2 मिनट के लिए रुको। देखो ऑर्डर इस पे सवाल, जो एग्जामिनर है वो इस पे सवाल कैसे करता है। सुनो, मुझे बताओ ये एक्सपेक्टेशन गैप है या नहीं? ये कह रहे जनाब, अ फ्रेंड ऑफ योर्स हैज इन्वेस्टेड इन द शेयर्स ऑफ असेंडर लिमिटेड। ठीक है जी, ऑन रिसीविंग द कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट या एनुअल रिपोर्ट ही मेड द फॉलोइंग कमेंट्स। द ऑडिटर हैज एक्सप्रेस्ड एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। सिंस द ऑडिटर मस्ट हैव अराइव्ड एट दिस कंक्लूजन आफ्टर टेस्टिंग मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस। नहीं सर, हम सैंपल बेसिस पर काम करते हैं। Therefore, the financial statements are correct in all respects. And since no control deficiencies and fraudulent conduct have been reported by the auditor, ऑर्डर कभी भी इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन नहीं देता। कोई मसला होता है मैनेजमेंट को बता देता है, शेयर होल्डर को नहीं बताता वो। ठीक है जी। और नंबर 2, वो फ्रॉड के ऊपर तो कोई काम ही नहीं करता भाई। ठीक है जी। आई कैन सेफली इन्वेस्ट फर्दर अमाउंट ऑफ मनी इन दिस कंपनी बिकॉज देयर इज नो रिस्क एंड दैट आई विल लूज माई मनी ड्यू टू फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ मैनेजमेंट मिसरिप्रेजेंटेशन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमें इसको क्या करना चाहिए? चमाड़ मारनी चाहिए, इसको जगाना चाहिए कि तुम गलत सोचते हो, तुम गलत सोचते हो। अभी हम खैर इसका जवाब देखेंगे बाद में, जरा इस पे आ जाए जी। एक्सपेक्टेशन गैप है क्या सर? गैप बिटवीन द पब्लिक परसेप्शन ऑफ द रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ऑर्डर एंड हिज एक्चुअल स्टैट्यूटरी रिस्पांसिबिलिटीज एंड रोल्स। ऐसा? पक्का? बढ़े हम आगे। अच्छा, ये तुम लोग लिख नहीं रहे हो तो तुम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैं तुम लोग को ये पीडीएफ पे दूंगा? कद्दू भी नहीं दूंगा। ठीक है ना, ये लिखो भाई। एक्सपेक्टेशन गैप है। अल्लाह माफ करे, जो गैप जो है ना वो लोगों की थिंकिंग में होता है ना। लोग समझते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट पता नहीं क्या कमाता है। जैसे एक्सपेक्टेशन गैप आप समझते हैं अरबों रुपए कमाते हैं, करोड़ों रुपए हम कमाते होंगे। करोड़ों तो सही है। फायदा क्या ऐसे कमाने का है? अगर 2 शादियां कर ली अभी भी आपको कोई दिल में हसरत रह गई है? नहीं मतलब अपना पैसा एंजॉय भी करो यार। हैं? स्टैट्यूटरी रोल क्या है ऑर्डर का? स्टैट्यूटरी रोल ये कि उसने ऑडिट करना है, ओपिनियन देना है। ठीक है ना जी। बढ़े हम आगे। एक मशवरा तुम्हें दूंगा, जिंदगी में कभी उस मशवरे को नहीं भूलना। अपने डबल एक्सपीरियंस में मशवरा दे रहा हूँ, कभी अपने घर वालों को अपनी इनकम नहीं बताना, नहीं तो फिर वो छोटी चीजों में खुश नहीं होते। याद रखना। आज मैं अपनी बेगम को 20,000 को गिफ्ट दे दूं ना, खुश हो जाती है। उसको पता हो ना कि मैं 20,000 क्या है भाई, है? तो ये मैं तुम्हें एक मशवरा दे रहा हूँ, खुश रहना ना घर में। तुमको तुम जिंदगी में जिंदगी ख्वार रहेगी तुम लोग सब। मियाँ बीवी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो ना तो जिंदगी बड़ी जलील गुजरती है। ठीक है ना, दोनों को पता होता है क्या कमाते हैं, तो कोई चीज छुपाने वाली नहीं होती है। ठीक है जी। अम्मी को भी ना बताना, अम्मी को तो सबसे पहले नहीं बताना। ठीक है ना, सबसे पहले अम्मी को नहीं, ये अम्मी को तो बताना ही नहीं बेटा। नहीं तो फिर अम्मी हिसाब करती है कि मेरे पास कितने हैं और बेगम के पास कितने गए। ठीक है ना, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ बेटा, कोई गलत बात नहीं बता रहा है। हाँ मैं वाकई बताऊं, जब आप लाख रुपए कमा रहे हो घर वालों को बताओ मैं 50,000 कमा रहा हूँ। ठीक है ना,
और वो भी मिस्कीन सा मुंह बना के। बहुत मुश्किल है जिंदगी, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं कर सकता है। नहीं मतलब अपनी सोर्स ऑफ इनकम तुम्हारी कई सारी हो सकती है ना। देखो मैंने और काशिफ ने काम शुरू किया, हमने भैंसे ली, हमने जो है दूध बेचना शुरू किया, हमने घर पे नहीं बताया। एक दिन मुंह से निकल गया, उसके बाद क्या हुआ, 5 लीटर दूध मेरे घर आता था रोज, 5 लीटर उसके घर जाता था, ठीक है ना। घर वालों ने शिकायत लगाना शुरू कर दी, दूध तो इतना बदबूदार होता है, हमें ताजा दूध चाहिए। हमने कहा अभी तक तुम लोगों को कोई परवाह नहीं दी, जिस दिन पता चला कि हमारा ये काम है उस दिन जरूरत आ गई। अच्छा जी, अब आओ जरा दोस्त, सुनो जरा, एक्सपेक्टेशन गैप को एलिमिनेट करने की जिम्मेदारी किसकी है। एक कंपनी का ऑडिटर जो है वो कोर्ट में खड़ा है और शेयर होल्डर दूसरी तरफ कटहरे में खड़े। शेयर होल्डर कह रहा है इस बंदे ने अनक्वालिफाइड ओपिनियन दिया था, इस बेगैरत की वजह से हम जलील हो गए। हमने सोचा कंपनी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमने पैसे इन्वेस्ट किए। ऑडिटर ने कहा भाई ऐसा नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है। नहीं, उसने ऑडिटर को कहा तो बेगैरत आदमी तुझे बताना चाहिए था ना। अब बताओ क्या एक्सपेक्टेशन गैप खत्म करना ऑडिटर की जिम्मेदारी है? नहीं सर, ये जिम्मेदारी ऑडिटर पे, ओनस ऑर्डर पे नहीं है, पब्लिक पे, कि उनको खुद चीजें रीड करनी है, ठीक है जी। ये जिम्मेदारी पब्लिक की है, अदरवाइज ये जिम्मेदारी ऑर्डर पे डाल दी ना आपने, तो वो ऑडिट से पहले आके कस्में और वादे और टीवी पे वो दिखाएगा, प्रेस वो करेगा भाई कि भाई कहीं मैं जलील ना हो जाऊं। एक बंदा कहेगा मुझे तो पता ही नहीं था, रिपीट कर दे, हैं। तो ये नहीं, पब्लिक की जिम्मेदारी है, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा व्हाट इज मेंट बाय स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट का मतलब है ऑडिट का रिजल्ट क्या होगा भाई, रिपोर्ट में क्या लिख के देगा वो, करता क्या है वो, फ्रॉड थोड़ी देखता है वो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ी बनाता है वो। उसकी रिपोर्ट सिर्फ कंसाइज होगी किस हद तक, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है। उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे वो तुम्हें ये बताएगा कि कंपनी के अंदर 3 पंखे खराब हैं, ठीक है जी। कंपनी के अंदर जो है वो वॉशरूम में लोटे नहीं है, नहीं, वो नहीं बताएगा कंट्रोल वीकनेस, ठीक है जी। उसका काम क्या है, सिर्फ ऑडिट करना जी। बड़े हम आगे दोस्त, आपको मैं एक बात बताऊं, डिफरेंस बताऊं आपको, मुल्कों में डिफरेंस बताता हूं आपको इसी चीज के ऊपर। यार देखो, मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बताता हूँ। ना 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 यार, खोल यूट्यूब खोल। ना 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 रुको, मैं तुम्हें एक डिफरेंस बता रहा हूँ। नहीं, सिर्फ एक चीज ये नोट करो कि यहाँ पर ना कुछ लोगों ने कुछ अकाउंटेंसी बॉडी, ये देखो, ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ साउथ अफ्रीका की एक वीडियो है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन गैप के ऊपर। चलो ना बाजी, ठीक है जी। इन्होंने ना 4-5 लोगों को बिठाया, दिखाया, ये आधी वीडियो तो मैं देख चुका हूँ। ये मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ, ये आपस में दोस्त डिस्कशन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट ऐसे आई है वैसे आई है। दूसरा उसको बता रहा है कि नहीं भाई ऑडिटर का काम ये नहीं है। फिर ये चलते हैं जाते हैं ऑडिटर से मिलने के लिए। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ नहीं बनती, ठीक है जी। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो नहीं बनती, यहाँ सिर्फ किताबें बनती हैं, ठीक है जी। ये जरूर जाके देखना, ये वीडियो मैं आप के साथ लिंक शेयर कर देता हूँ इसका। आगे बढ़ते हैं सर। एक बात बताओ, कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्या है, कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग जो कहता है जी, कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स बताओ। नंबर 1, ऑर्डर इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट ऑल द मिसस्टेटमेंट्स एंड फ्रॉड। नो सर, वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स देखेगा, वो सारी मिसस्टेटमेंट नहीं देखेगा, ठीक है जी। नंबर 2, ऑडिटर प्रोवाइड्स एब्सोल्यूट अश्योरेंस।
नहीं सर। नंबर 3, ऑडिटर प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिल्कुल भी नहीं सर। नंबर 4, ऑडिटर चेक्स 100% ट्रांजैक्शंस ऑफ द एंटिटी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। नहीं भाई, क्या हो गया है, सैंपल बेसिस पे हम काम करते हैं, ठीक है जी, ये कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है जी। अच्छा, वो लिखा हुआ सही है या ऐसी प्रेजेंटेशन सही है? दोनों सही है, दोनों तरीके पे मेरा पूरा कोर्स बना हुआ पड़ा है। जैसे आप बोले, इसमें जरा लोग हिल जुल रहे होते हैं तो आपको अच्छा लगता है, हाँ?